नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज विद मैं हूं परवीन शेख। बिहार चुनाव में विपक्ष की सियासी खिचड़ी पकने का नाम नहीं ले रही है। अब इस खिचड़ी में तड़का लगाने तेजस्वी यादव आज दिल्ली में राहुल से मीटिंग करने वाले, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी चुनावी रणनीति क्या होगी उस पर मंथन होगा। आरजेडी और कांग्रेस की इस मीटिंग के बीच बिहार में कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार फिर जीरो साबित हुए। उनके बयानों से सियासी बवाल मचाए और पटना में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बवाल तो बंगाल में भी मचा है। कोलकाता के पास वक्फ के विरोध प्रोटेस्ट के दौरान राजनीतिक दल आईएसएफ ने जमकर हंगामा मचाया। कोलकाता में एंट्री को लेकर ये पुलिस से भिड़ गए, बैरिकेड तोड़ डाले, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। तो क्या बिहार चुनाव पर राहुल और तेजस्वी में बनेगी बात? कैसे चुनाव से पहले बड़ी मुसीबत में फंसे कन्हैया कुमार और किसकी साजिश पर सुलग रहा है बंगाल? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तेजस्वी आखिरकार दिल्ली आ ही गए और आज राहुल और तेजस्वी की मीटिंग, क्या बनेगी बात? देखिए, बात बिगड़ी है इसलिए तो वो दिल्ली आए हैं। और राजनीति में कोई मीटिंग होती है तो वो इम्पोर्टेंट पहला उसका जो एस्पेक्ट है कि प्लेस ऑफ मीटिंग क्या है। क्या राहुल गांधी पटना जाकर के मीटिंग करते या फिर तेजस्वी दिल्ली आकर के मीटिंग कर रहे हैं या फिर दोनों मुंबई में मीटिंग कर रहे हैं, ये तीनों से अलग अलग संदेश चला जाता है जी। तो तेजस्वी यादव तो आज तक राहुल गांधी का इस्तेमाल करते रहे। एक घटना में बता दूं कि कई बार अभी हुआ ऐसा कि राहुल गांधी पटना गए, कार्यक्रम में हिस्सा लिया कांग्रेस पार्टी के, और वो न तेजस्वी से मिले ना लालू यादव से मिले। राहुल गांधी दिल के भोले आदमी हैं, कभी कभी फंसा लिया जाता है। तो एक बार की बात है कि भाई मालूम चला कि भाई वो आएंगे, लेकिन वो लालू यादव के पास नहीं आएंगे, तेजस्वी यादव के पास नहीं आएंगे, तो वहां पे ये लगेगा कि कांग्रेस पार्टी दुत्कार रही है। तो आनन फानन, क्योंकि उनको मौर्य होटल आना था एयरपोर्ट से सीधे, तो एयरपोर्ट मौर्य होटल में एक छोटा संगठन की मीटिंग इसने करवा दी। और जब राहुल गांधी आने लगे तो गुलदस्ता लेकर के वहां पे पहुंच गए। फोटो आ गया कि भाई मिलने के लिए पहुंच गए, खबर ये आ गई कि मिलने के लिए पहुंच गए। फिर इसी तरीके से उन्होंने पूछ दिया, भाई भोले आदमी है तो कटसी आउट ऑफ कटसी पूछ ले, भाई लालू जी की तबीयत कैसी है? तो उसने सब सामने कहते कि चलिए मुलाकात कर लीजिएगा। प्रोग्राम था नहीं, लेकिन चले गए और वहाँ लिट्टी चोखा ये वो लंग फंग करके वीडियो बना दिया, उसको ये कर दिया भाई राहुल गांधी वहाँ आ रहे। किस राहुल गांधी? लालू यादव और उसके प्रेशर में है। अभी क्या हुआ है? अभी तेजस्वी यादव यहाँ पे आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार पप्पू यादव और कन्हैया कुमार वो एक सिग्नल दे रहे हैं कि तेजस्वी इज नॉट आवर नेचुरल लीडर। अभी ये और मामला इसलिए गड़बड़ाया क्योंकि आप लगातार ये शर्त रख रहे थे कि कन्हैया कुमार को वापस लेकर के आइए, बिहार में उसको घूमने से रोकिए। बीच में ऐसा हुआ कि उसको वापस लाया गया दिल्ली, वो अपनी यात्रा छोड़ करके दिल्ली आए। दिल्ली आकर के वो राहुल गांधी को कन्विंस किए, राहुल गांधी फिर वापस बिहार आए और उनको ये कहा कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है। मतलब एक दरवाजा बंद हो गया कि राहुल गांधी जो है उन्होंने तय कर लिया कि कन्हैया कुमार के खिलाफ कोई एक्शन इस बार नहीं लिया जाएगा। अब मेघा प्रसाद के साथ एबीपी की पॉलिटिकल एडिटर, उसके साथ इंटरव्यू, और उसने कम से कम 5-7 बार तेजस्वी के सवाल के ऊपर कन्हैया कुमार को घेरा। इसने न कोई जवाब दिया, ना ही चीफ मिनिस्टर मानने को तैयार हुए, ना ही गठबंधन का लीडर उन्हें बताया। तो ये जो स्थिति यहां तक पहुंची है कि आनन फानन, ये तो तेजस्वी यादव ये इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कोई आएगा, कांग्रेस पार्टी के लोग आएंगे। हमारी जहां तक जानकारी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी इस तरह का मैसेज दिया गया कि जो गठबंधन की जो बातचीत होगी उसके लिए कोई बड़ा लीडर को जो है पटना भेजा जाएगा, जैसे गहलोत साहब जैसे लोगों को, बड़े लीडर को जो है निगोशिएट करने के लिए। तो फिर कांग्रेस पार्टी को यह बात समझ में आ गई कि नहीं, यहाँ निगोशिएट करने के लिए अब कोई आएगा नहीं, इनको ही आने दो। तो ये यहाँ पे आ रहे हैं। तो क्लियर कट मसला है,
तेजस्वी यादव इज अंडर प्रेशर और कन्हैया कुमार और बाकी लोगों की बात अपनी जगह पे है। कांग्रेस पार्टी ने एक मैसेज दिया है आरजेडी को कि इस बार 70 सीट लेंगे, लेकिन वो 70 सीटें कौन होगी ये भी हम ही तय करेंगे। ये पिछली बार की तरह नहीं कि हारने वाला सीट जितना है वो आपने थमा दिया और बाद में कहा कि भाई ये सारे सीट हार गए इसलिए हमारी सरकार नहीं बनी। वो नहीं होगा कि ये जो सीटों का बंटवारा होगा, संख्या तो 70 होगी और 70 में भी कहां कहां हमारे बढ़िया उम्मीदवार हैं वहां आपको हामी भरनी होगी। चलिए, जो आज मंथन होगा उस मंथन में कांग्रेस कितना लीड बना पाती है ये तो मीटिंग के बाद ही तय होगा, लेकिन इस मीटिंग के और क्या क्या मायने निकल रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन की स्थिति है, लगता नहीं है कि तेजस्वी यादव डील कर पाएंगे या कांग्रेस डील कर पाएगी जी। अभी स्थितियां बड़ा परिवर्तित हो चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में एक एक्सपेरिमेंट किया था राजद वालों ने और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ गठबंधन हुआ और उस समय सीपीआई एमएल को भी या सीपीआई सीपीआईएम इन सबको लग रहा था कि अभी राजद के साथ गठबंधन, कांग्रेस के साथ गठबंधन, इस गठबंधन के हिस्सेदार में हमें जो मिल रहा है वो बहुत कम नहीं है, क्योंकि पिछली बार 19 सीटों पर सीपीआई एमएल चुनाव लड़ी थी और उसमें से 12 सीटें जीती। और वो सिर्फ केवल विधानसभा की बात नहीं है, 2024 के लोकसभा चुनाव में सीपीएम ने उस समय भी सोचा चलो छोटी संख्या से ही काम चला लेते हैं, 3 सीटें उसे दी गई, 2 सीटों पर जीत दर्ज की। अब कांग्रेस की स्थिति थी कि कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इस महागठबंधन में, तो उसने 70 सीट लिए, 144 सीट ले लिए राजद की तरफ से। लेकिन अब 70 में से आपने 19 जीत हासिल की, उसके बाद आपको दूसरी बार भी दी गई, लोकसभा में भी आप 3 ही जीत पाए। तो ऐसी स्थिति में यह बात चल रही है कि कांग्रेस नेगोशिएट करेगी अपने लिए, जिसके लिए प्रचार प्रसार शुरू कर चुकी है। यानी कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मैदान में कूदे हैं, कन्हैया कुमार भी, पप्पू यादव भी, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि इन लोगों ने एक आधार तैयार करने की कोशिश की और तेजस्वी यादव को प्रेशराइज कर दिया। तेजस्वी यादव यहां आए और उसके बाद यहां पर मीटिंग होगी, आगे की भी मीटिंग के लिए बातचीत हो चुकी है कि 17 तारीख को बिहार में भी मीटिंग होगी महागठबंधन की। अब उसके जितने महागठबंधन के स्टेक होल्डर हैं, जिसमें से अभी सबसे छोटा गठबंधन पार्टनर है ये है वामपंथी पार्टियां, जो कि पिछली बार विधानसभा में 29 सीटों पर चुनाव लड़ी और 16 सीटें जीत कर आई। अब सीपीआई एमएल की महत्वाकांक्षा भी बढ़ी है और राजद को भी लगता है कि पिछला एक्सपेरिमेंट मेरा कामयाब रहा। मतलब सीपीआई एमएल, जिसका दलितों के बीच एक ठीक ठाक अपना आधार है, उसके साथ गठबंधन करते हैं, फायदा ज्यादा होता है। ये कांग्रेस पार्टी, जिसमें मुस्लिम वोट तो हम लोगों को एकजुट हो जाता है और दूसरे स्तर पर दलित और सवर्ण ये जो बात करती है उसमें इसकी कोई पैठ नहीं है। लोकसभा चुनाव में ही भले ही 3 सीटें जीती हो, कौन सी 3 सीटें जीती लोकसभा में? ये किशनगंज, कटिहार, तारिक अनवर और मोहम्मद जावेद, तो ये दोनों जीत कर आए। ये सासाराम की सीट तुक्के में इन्हें मिल गई, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के तरफ से, बीएसपी के तरफ से एक उम्मीदवार खड़ा किया, यंग लीडर था संतोष कुमार, और उसने 45-46 हजार वोट ले लिए। 19 हजार वोट से भारतीय जनता पार्टी हार गई। लेकिन इस तुक्केबाजी में आपने सोचा कि बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरा हो गया है, इसलिए दलित आधार बढ़ रहा है, ओबीसी आधार बढ़ रहा है, ये राहुल गांधी के जाने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए राजद भी प्लान भी तैयार कर रही है कि कांग्रेस अगर ज्यादा नेगोशिएट करने के मोड में रहेगी कि नहीं 70 से कम नहीं लेंगे, तो 70 तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियों के गठबंधन की सीटें बढ़ेगी। और जब बढ़ेगी और दूसरे पार्टनर भी हैं, अभी वीआईपी कहां जाएगा? ये भी वहां जाने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी उसको 3 सीटें दी गई थी, एक भी ना जीते, कोई बात नहीं है। वो उसको लाना चाहते हैं कि कम से कम मल्लाह वोट हमारे साथ जुड़े। और इसलिए ये समस्याएं ऐसी उलझ चुकी है कि अगर इन लोगों की बात माने तो राजद फिर 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ पाएगी। 144 सीट की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि कांग्रेस अगर अड़ी रही और कम्युनिस्ट पार्टियां भी अड़ी रही कि हमें भी ज्यादा सीट चाहिए, तो फिर राजद चूज करेगी
कि हमको गठबंधन कांग्रेस के साथ रखना है या कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ या वीआईपी के साथ, इन लोगों छोटी छोटी पार्टियों के साथ रखना है। इसलिए महागठबंधन अभी बिखरती हुई दिखाई पड़ रही है आगे आने वाले कुछ समय में। इसलिए इतना समय पहले ये सीट शेयरिंग पर बातचीत नहीं होती थी या पहले भी कभी नहीं हुई। अब जो माहौल क्रिएट हुआ है उससे लगता है कि चुनाव के समय आते आते महागठबंधन की सारी पार्टियां आपस में ही लड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। इधर बिहार में कन्हैया की भी मुसीबतें बढ़ी हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के भी खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है हिंसा का। देखिए, कन्हैया तो चारों तरफ से फंसे हुए हैं जी। कांग्रेस पार्टी उनको बिहार से भगाना चाह रहे हैं, वहाँ के लोकल लीडर उसको भगाने के लिए तैयार है। उसी के लिए तो मीटिंग हो रही है कि भाई आरजेडी भी भगाना चाह रही है। कोई उसको पसंद नहीं कर रहा है एक्सेप्ट राहुल गांधी। और जिस तरह का बयानबाजी उसी इंटरव्यू में आपने कर दिया, क्या ऐसा लग रहा है कि भाई इस काम के चक्कर में राहुल गांधी के ऊपर भी केस है? गांधी का हत्यारा आरएसएस, भाई कोई कौन से कहाँ आपने पढ़ाई कर ली? जेएनयू में सब चीज़ तो पढ़ाया नहीं जाता है। ये कम्युनिस्ट पार्टी के प्रयोगशाला में ये झूठ सिखा करके इनको भेजा गया। लेकिन क्या है कि ये सारे लोग एक अलग तरह के राजनीतिक कोण में जाकर के फंसने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी हवा चल रही है, ये गठबंधन महागठबंधन ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि बंगाल के अंदर जिस तरीके से वक्फ के नाम पे अत्याचार हो रहा है, बताइए कोई पॉलिटिकल पार्टी सब खड़े हैं ना भाई इनके, ये जमीयते उलमाए हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ओवैसी, इसके साथ ही तो खड़ा है ममता बनर्जी जी, बिल्कुल। राहुल गांधी, केजरीवाल, तेजस्वी, अखिलेश, ये सारे लोग तो इसके साथ खड़े हैं। किस मुंह से हिंदुओं से वो वोट मांगेंगे कि इनके द्वारा प्रायोजित प्रोटेस्ट में हिंदुओं के घर के कुएं में, उनके तालाब में, वाटर सोर्सेस में आप जहर मिला रहे हो? ये कौन सा प्रोटेस्ट करने का तरीका है? दूसरी चीज, ममता बनर्जी तो ऐसी दलदल में गई है कि निकल पाना बड़ा मुश्किल है। उनकी ही पुलिस ने बताया कि भाई बांग्लादेश से लोग आए, बांग्लादेश से लोग आए हैं, और बांग्लादेश से ये पिछले 3-4 महीने से ये प्री प्लान्ड तरीके से काम हो रहा है, और मोडस ऑपरेंडी जो है वो ठीक वैसा ही है जैसा बांग्लादेश के अंदर ढाका में ये लोग प्रोटेस्ट करते थे, उसी तरह का यहां पे भी इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है। तो भाई ये बताओ कि वहां के एबीटी हो या वहां के जमाते इस्लामी वाले टेररिस्ट ग्रुप हो, आईएसआई हो, उसके साथ हिंदुस्तान के विपक्ष का क्या रिश्ता नाता है? तो कैलेंडर तो आप दे रहे हो, ग्राउंड में ये लड़ रहे हैं। आपकी पुलिस कह रही कि बाहर से आए हुए हैं, तो बाहर से आए हैं तो हुजूरे आला कि बांग्लादेश का कोई बाहर का व्यक्ति आकर के हिंदुस्तान में वो आगजनी कर रहा है, हत्या कर रहा है, लूटपाट कर रहा है, तो छाती को छलनी करने में क्या दिक्कत है? कोई ऐरा गहरा पाकिस्तानी आकर के हिंदुस्तान में आगजनी करे, क्या करोगे उसका? बॉर्डर क्रॉस करते ही आर्मी उड़ा देती है खोपड़ी उसका, और यहां आपने घर में बसा लिया, 20-20 मौलवियों का नाम निकल रहा है। कैसे वो ये तैयारी जब जेपीसी में डाला गया तब से ही शुरू है। तो ये सारी चीजें अब निकल करके सामने आ रही हैं। ममता बनर्जी को और तमाम लोगों को जवाब देना पड़ेगा। मैं देख रहा था रिपोर्ट ये बता रही कि जब से जेपीसी को ट्रांसफर किया गया तब से ये पीएफआई और एसडीपीआई के लोग अलग अलग जगह पे जाकर के जो मारा गया है एजाज, उसके घर वालों ने क्या कहा कि एजाज को भड़काने का काम एसडीपीआई वालों ने किया। बहुत ही दूसरे तरह का कैंपेन एसडीपीआई चला रही थी। तो राहुल गांधी से पूछा जाएगा ना कि कर्नाटक में, केरल में तुम एसडीपीआई के साथ मिलते जुलते हो और वहां उस पार्टी के लोग यहां हिंदुओं को कटवा रहे हैं, मरवा रहे हैं, तो फिर तो आप ये समझिए कि राजनीति किस दिशा की ओर जा रही है। इनकी मूर्खता की वजह से, विपक्ष की मूर्खता की वजह से आग लग रहा है पूरे देश में। अभी मध्य प्रदेश से खबर आई, खबर बंगाल से आ रही है, आज कोई बता रहा था कि बिहार में भी ये अब शुरू हो गया है।
तो मुझे लग रहा है कि ये एक तरफ खाई, दूसरी तरफ जो है गड्ढा, ये तय करना पड़ेगा हिंदुस्तान के विपक्ष को कि किधर जाकर के डूबना है। बिल्कुल, ममता जिस तरह का जो रवैया उनका रहा है इन जिहादियों के खिलाफ, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, एक याचिका दायर की गई है कि इस हिंसा पे यहाँ पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा सुप्रीम कोर्ट। देखिए, अब ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जज क्या बोलेंगे? स्वतः संज्ञान आज से नहीं, पहले से ही बात की जा रही है बंगाल हिंसा पर कि कम से कम सरकार की तो कुछ मजबूरी है। अगर केंद्र सरकार कोई हार्ड एक्शन लेती है तो पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता है, फेडरल सिस्टम करने लगता है। और अब सुप्रीम कोर्ट जो अलग अलग मामलों में, जैसे गवर्नर के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतना हार्ड डिसीजन लिया गया कि नहीं, गवर्नर कोई भी बिल को अपने पास नहीं रख सकते, राष्ट्रपति के पास नहीं भेजें या फिर उसको पारित करवाएं। ये गवर्नर जो है मनमानी रवैया अपना रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बात नहीं करती कि अगर स्टेट गवर्नमेंट संवैधानिक मशीनरी का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रही है तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, आप केंद्र को ही निर्देश दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप राज्य सरकार को ही सिर्फ निर्देश दे सकते हैं, केंद्र सरकार को निर्देश दीजिए कि भाई देखो बंगाल में क्या हो रहा है, पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, वहाँ हिंदुओं के घर जलाए गए, भगा दिए गए। अभी भी झारखंड में, उड़ीसा में वो लोग जाकर टेंट में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया। और स्वतः संज्ञान लेने की बात तो छोड़ दीजिए, अपने लिए नहीं लेते और विपक्ष के राज्यों के नहीं लेते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित कोई प्रदेश में अगर कुछ होगा तो स्वतः संज्ञान लिया जाएगा, जैसे मणिपुर में लिया गया। लेकिन ये स्थितियां है कि पश्चिम बंगाल में जो आज चल रहा है और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी उसे बचाने की कोशिश कर रही है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि पुलिस कह रही है कि पश्चिम बंगाल में बंगाल से यानी कि बांग्लादेश से लोग आए, पाकिस्तान का कनेक्शन है। ये तरीके इन लोगों के हैं। बांग्लादेश या पाकिस्तान के लोगों को बांग्लादेश के माध्यम से या उसको होते हुए भगाया गया होगा, घुसाया जा सकता है, घुसपैठिए वहां आते रहते हैं। बीएसएफ कह रही है कि भाई अभी के समय में तो हम ऐसी व्यवस्था करके रखे हैं कि कोई अंदर नहीं आ सकता। जो स्थितियां हैं पहले से आए हुए हैं, तो ये सारा तो मुर्शिदाबाद मालदा में आधा से ज्यादा घुसपैठिए ही हैं। तो उन लोगों की बात कर रहे हो या फिर उन लोगों को बचाने के लिए बात कर रहे हो कि देखो ये बांग्लादेशी था, आया, मार के, आग लगा के, फिर भाग के वापस चला गया। ये आप कहने की कोशिश कर रहे हो कि इतने लोग जो प्रोटेस्ट में शामिल थे सबके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं? ये 100, 50, 150 ही लोग क्यों? ये हजारों की संख्या में लोग था। ये उत्तर प्रदेश में होता तो सबके सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते, मोबाइल फोन से, मोबाइल कैमरे में जिसका जिसका चेहरा कैद होता है सबको नोटिस दिया जाता। संभल में देखिए, संभल मामले में एक छोटे से शहर में कुछ लोगों ने 2, 4, 500 लोग या 800 लोग होंगे और उसमें 400-500 लोगों को भेज दिया गया है समन कि आओ, पहचान की जा रही है। तो इसलिए सरकार निकम्मी है पश्चिम बंगाल की और लोग ये देख रहे हैं कि देखो अब ममता बनर्जी को हिंदुओं से कोई लगाव नहीं है, अब सिर्फ मुसलमानों की राजनीति कर रही है, क्योंकि उसने समझ लिया है इतने सालों में कि पश्चिम बंगाल के हिंदू इतने बेवकूफ हैं कि वो किसी मुद्दे पर अंत में जब चुनाव की बात आएगी तो हम कोई ना कोई तरीके अपना लेंगे जिससे ये फिर हमारे ग्रिप में आ जाए और मुसलमान हमसे दूर हो गए। तो कांग्रेस निगाह टिका के बैठी है, कम्युनिस्ट पार्टी निगाह टिका के बैठी है। तो इसलिए अभी जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है उसमें वहां के लोग ही इसका इंसाफ करेंगे और ममता बनर्जी को जो सजा देनी है वो सजा वही तय करने वाले हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार चुनावों के लिए तेजस्वी की दिल्ली यात्रा कितनी सुखद होगी ये तो वक्त बताएगा। क्या तेजस्वी और राहुल गांधी की जोड़ी से बदलेंगे सियासी समीकरण, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। वैसे बिहार में हालात महागठबंधन के खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। अब राहुल और तेजस्वी चाहे कितना भी जोर क्यों ना लगा ले। इधर बंगाल में भी हालात ममता की बर्बादी की कहानी लिख रहे हैं, यानी अब ममता बनर्जी की कुर्सी जाना तय है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।